नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। तो दोस्तों आज अपने राजस्थान का टॉपिक करेंगे राजस्थान का भौतिक विभाजन, यानी राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है उनके बारे में आज अपने क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखो, राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने से पहले एक सिद्धांत आता है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और वो सिद्धांत है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर महोदय थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखो भी इस सिद्धांत में वेगनर क्या कहता है, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, वेगनर कहता है कि प्रथम हिमयुग या कार्बोनिफेरस युग, यानी ये बात करता है अपने प्रथम हिमयुग या कार्बोनिफेरस युग की। किस टाइम ये कहता है कि जो संपूर्ण पृथ्वी थी वो क्या थी, एक स्थल भाग का गोला थी। यानी जो संपूर्ण पृथ्वी है वो क्या, एक स्थल भाग का गोला है। और स्थलीय भाग को इसने नाम दिया था पेंजिया। पीछे सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन भी आया था कि जो स्थलीय भाग है उसको पेंजिया नाम किसने दिया था। यानी प्रथम हिमयुग या कार्बोनिफेरस युग में संपूर्ण पृथ्वी है उसको एक स्थल भाग का गोला माना था, और उस स्थल भाग को पेंजिया नाम किसने दिया था, तो किसने दिया था, वेगनर ने, क्योंकि ये सिद्धांत किसका है, वेगनर का है। तो यानी जो स्थल भाग था उसको इसने क्या नाम दिया था, पेंजिया नाम दिया था। और आगे ये क्या कहता है कि इस पेंजिया के चारों ओर क्या था, इस पेंजिया के चारों ओर क्या था, जल था। ठीक है, यानी जो स्थलीय भाग है उसका नाम तो क्या है, पेंजिया, और पेंजिया के चारों ओर जल था। उस जलीय भाग को इसने क्या नाम दिया था, पेंथालासा। ठीक है, तो यानी स्थलीय भाग का तो नाम हो जाएगा पेंजिया और जलीय भाग का नाम हो जाएगा पेंथालासा। उसके बाद में कहता है कि एक भूगर्भीय घटना के कारण पेंजिया का क्या हो गया, विभाजन हो गया। यानी अब पेंजिया क्या टूट जाएगा और ये दो भागों में बंट जाएगा। एक भाग तो हो जाएगा इसका गोंडवाना लैंड और दूसरा भाग हो जाएगा अंगारा लैंड। यानी टूटने के बाद में जो ऊपरी हिस्सा वो तो क्या कहलाया, अंगारा लैंड, और जो नीचे वाला हिस्सा था वो क्या कहलाया था, गोंडवाना लैंड। और इसके बीच में एक सागर की उत्पत्ति हुई, सागर को इसने नाम दिया था टेथिस सागर। यानी ये कहता है कि भूगर्भीय घटना के कारण क्या है, पेंजिया का विभाजन होता था, और विभाजन के बाद में ये दो भागों में, उत्तरी हिस्सा तो अंगारा लैंड कहलाया और निचला हिस्सा क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को लोरेंसिया भी बोलते हैं, भी ध्यान में रखना, लोरेंसिया। ठीक है, उसके बाद में कहता है कि एक और भूगर्भीय घटना होती है जिसके कारण क्या है, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण होता है। देखो भी, एक और भूगर्भीय घटना के कारण किसका निर्माण होता है, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण होता है। कौन कौन से महाद्वीप और महासागर, तो वो देखो भी आप, जैसे ये हो जाएंगे महाद्वीप और महासागर। ठीक है, तो यानी महाद्वीप कौन कौन से हो जाएंगे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यानी एक भूगर्भीय घटना के बाद में क्या इसका विभाजन और हो जाता है, जिसके कारण क्या महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति होती है। और जो जैसे उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, उत्तरी अफ्रीका हो गया। ठीक है, ये तो किसके हिस्सा थे, अंगारा लैंड के हिस्सा थे। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका का नीचे वाला हिस्सा और ऑस्ट्रेलिया ये किसका हिस्सा थे, गोंडवाना लैंड के। और ठीक है, और अपना दक्षिण एशिया भी है वो किस में पड़ता था, गोंडवाना लैंड में पड़ता था। तो यानी ये बताता है वेगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में कि क्या घटना हुई थी। अब देखो भाई, अपने राजस्थान की बात करें कि राजस्थान है वो किसका हिस्सा और अवशेष है। ठीक है ना, यानी राजस्थान है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, अंगारा लैंड का हिस्सा है, टेथिस सागर का हिस्सा है। तो देखो भी, इसमें राजस्थान है वो किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का तो राजस्थान क्या है, हिस्सा है। ठीक है, और अवशेष किसका हो जाएगा, अवशेष हो जाएगा टेथिस सागर का। यानी जो अपने पश्चिम में थार का मरुस्थल पड़ता है, वो पश्चिम में थार का मरुस्थल है वो किसका हिस्सा है, टेथिस सागर का। क्योंकि बाद में टेथिस सागर वो सूख गया और उसमें क्या है, मिट्टी जमा हो गई, और वो अपने क्या है, वर्तमान में थार का मरुस्थल कहलाता है। तो देखो भी, राजस्थान है वो किसका हिस्सा हो जाएगा,
हिस्सा तो किसका है, गोंडवाना लैंड, यानी जो चीज वर्तमान में उसका तो क्या होता है, हिस्सा। जैसे गोंडवाना लैंड है वर्तमान में, तो इसका हिस्सा कौन सा हो जाएगा अपने, ठीक है, राजस्थान। और अवशेष क्या हो जाएगा, यानी जो मूल चीज पहले थी लेकिन वर्तमान में नहीं है, यानी 33 सागर वर्तमान में नहीं है लेकिन उसके अवशेष यहाँ पर मिलते हैं, तो अवशेष किसका हो जाएगा, 33 सागर का, और हिस्सा हो जाएगा अपने गोंडवाना लैंड का। फिर देखो भी, राजस्थान में कुछ एक स्थलाकृति हैं, उनका निर्माण कब और कैसे हुआ उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो भी, कुछ एक स्थलाकृति हैं, उनका क्रम पूछ लेते हैं, पीछे एग्जाम में भी पूछा गया, इनमें से सही क्रम है। जैसे मैं कुछ एक आकृति देता हूं, स्थलाकृति आपको, उनके बारे में, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मरुस्थल हो गया और मैदान हो गया, ठीक है, पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान। ये इनका क्रम पूछा था कि इनमें पहले किसका उद्भव हुआ था, यानी जो पहली स्थलाकृति है वो कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी और चौथी, यानी इनमें पहले निर्माण किसका हुआ था, 2 नंबर पर किसका हुआ था, 3 नंबर पर किसका हुआ था और 4 नंबर पर किसका हुआ। तो ध्यान रखना भी, जो पहले निर्माण हुआ था वो किसका हुआ था, पर्वतों का निर्माण हुआ था। उसके बाद में जो निर्माण हुआ था वो किसका हुआ था, पठार का हुआ था। और उसके बाद में निर्माण हुआ था वो किसका हुआ था, मरुस्थल का। और लास्ट में जो निर्माण हुआ था वो किसका हुआ था, मैदान का। देखो भी, ऊपर वाले में तो किसी को दिक्कत नहीं होती है, सभी को पता है पहले पर्वत का निर्माण हुआ था, फिर पठार का निर्माण हुआ था। लेकिन जो दिक्कत आती है वो कहां पर आती है, मरुस्थल और मैदान में आती है। कुछ एक लोग क्या मरुस्थल को लेते हैं कि मरुस्थल का निर्माण है वो क्या सबसे लास्ट में हुआ था। लेकिन एक चीज ध्यान रखो आप, मैदान है, मैदानों का निर्माण क्या होता है, निरंतर चलता रहता है, यानी नदियों में बाढ़ आती है और बाढ़ आने के बाद में क्या वो नवीन मिट्टी बिछाती है और नवीन मैदानों का निर्माण करती है। तो यानी जो लास्ट में निर्माण हुआ है वो किसका हुआ है, मैदान का, क्योंकि मैदान का निर्माण है वो निरंतर चलता रहता है। लेकिन मरुस्थल का निर्माण नहीं होता है, मरुस्थल का क्या होता है, विस्तार होता है, क्योंकि हवा के कारण जो मरुस्थलीय मिट्टी है वो क्या एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो उसमें क्या हो रहा है, मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, न कि मरुस्थल का निर्माण हो रहा है। तो यानी 3 नंबर पर कौन हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा। 1 नंबर पर पर्वत, 2 नंबर पर पठार, 3 नंबर पर मरुस्थल और 4 नंबर पर क्या हो जाएंगे, मैदान हो जाएंगे। तो यानी ये स्थलाकृतियां, थोड़ा सा इनका क्रम याद रखना कि पहले निर्माण किसका हुआ था और उसके बाद में किस किस का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद में अपने चर्चा करते हैं राजस्थान के भौतिक विभाजन की, यानी राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो भी, राजस्थान को भौतिक विभागों में बांटने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया था वो किसने किया था, BC मिश्रा ने, BC मिश्रा ने, ठीक है। यानी BC मिश्र है, उसने क्या राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में बांटने का काम किया था। और उन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा था, 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। उसके बाद में 2 नंबर प्रयास किया था ईश्वरी प्रसाद ने, ईश्वरी प्रसाद ने। और ईश्वरी प्रसाद ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा था, 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। तो कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया कि राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में, यानी राजस्थान है उसको भौतिक प्रदेशों में बांटने का सबसे पहले प्रयास किसने किया था। तो यानी राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले बांटने का जो प्रयास किया था वो किसने किया था, BC मिश्र ने किया था। और कितने भागों में बांटा था, 7 भागों में। उसके बाद में किसने बांटा था, ईश्वरी प्रसाद ने। कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था। तो देखो वो आधार कौन कौन से, जिनके आधार पर अपने चर्चा करेंगे कि राजस्थान के इतने इतने भौतिक प्रदेश है और जो एग्जाम की दृष्टि से भी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो चलो चर्चा करते हैं उनके बारे में। एक नंबर तो आधार हो जाएगा अपने BC मिश्र, BC मिश्र। और 2 नंबर जो आधार हो जाएगा वो हो जाएगा अपना उच्चावच के आधार पर, उच्चावच के आधार पर। यानी जो 1 नंबर आधार है वो तो क्या हो जाएगा, BC मिश्र के अनुसार, 2 नंबर उच्चावच के आधार पर, और 3 नंबर हो जाएगा अध्ययन की सुविधा के आधार पर, अध्ययन की सुविधा के आधार पर, अध्ययन की सुविधा के आधार पर। और 4 नंबर हो जाएगा मृदा और, या यूं भी बोल सकते हैं धरातल और जलवायु के आधार पर, धरातल और जलवायु के आधार
पर। ठीक है, तो यानी राजस्थान को 4 प्रकार से अपने क्या भौतिक प्रदेशों में बांटे गए। पहला टाइप बीसी मिस्र, यानी इसने कितने भागों में बांटा था। दूसरा उच्चावच के आधार पर। तीसरा अध्ययन की सुविधा के आधार पर। चौथा जो अपना मुख्य आधार है धरातल और जलवायु का आधार, तो उसके आधार पर कितने प्रदेशों में बांटा गया है। एक नंबर लेते हैं बीसी मिस्र के अनुसार, यानी बीसी मिस्र ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा था। 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। किस आधार पर। मृदा और जलवायु के आधार पर। मृदा और जलवायु के आधार पर, यानी बीसी मिस्र ने राजस्थान को किस आधार पर भौतिक प्रदेशों में बांटा था। मृदा और जलवायु के आधार पर। और कितने भौतिक प्रदेशों में। 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। वो कौन कौन से है देखो भी। एक नंबर हो जाएगा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। 2 नंबर हो जाएगा अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। 3 नंबर हो जाएगा नहरी क्षेत्र, 4 नंबर हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र, 5 नंबर हो जाएगा दक्षिणी मैदानी कृषि क्षेत्र, और 6 नंबर हो जाएगा अपना औद्योगिक क्षेत्र, कृषि औद्योगिक क्षेत्र। और 7 नंबर हो जाएगा अपना यानी 6 नंबर कृषि औद्योगिक क्षेत्र, और 7 नंबर की बात करें तो चंबल के बीहड़, यानी 7वां कौन सा हो जाएगा अपना चंबल के बीहड़। ठीक है, तो यानी बीसी मिस्र ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा था। 7 भौतिक प्रदेशों में। कौन कौन सा। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, नहरी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिणी मैदानी कृषि तंत्र, कृषि औद्योगिक क्षेत्र और चंबल के बीहड़। और आधार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मृदा और जलवायु। उसके बाद में लेते हैं अपने उच्चावच के आधार पर। तो अब चर्चा करेंगे अपने उच्चावच के आधार पर राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं। तो देखो भी उच्चावच के आधार पर बात करें। उच्चावच का मतलब होता है उच्च प्लस आवच, यानी ऊंचा और नीचा क्षेत्र। ठीक है, तो उच्चावच के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। एक नंबर हो जाएगा अपना मैदान, 2 नंबर हो जाएगा उच्च भूमि, 3 नंबर हो जाएगा पर्वत, और 4 नंबर हो जाएगा उच्च शिखर। ठीक है, यानी पहला मैदान, दूसरा उच्च भूमि, तीसरा पर्वत, और चौथा हो जाएगा उच्च शिखर। ठीक है, उसके बाद में क्षेत्रफल की बात करें तो मैदान में जो क्षेत्रफल आता है वो आता है लगभग 62%, और उच्च भूमि में हो जाएगा 31%, और पर्वत में हो जाएगा 6%, और उच्च शिखर में हो जाएगा 1%। यानी मैदान है वो 62% भाग पर फैले हैं, उच्च भूमि है वो 31% भाग पर, पर्वत है वो 6% भाग पर, और उच्च शिखर है वो कितने प्रतिशत भाग पर फैले हुए 1% भाग पर फैले हुए हैं। फिर इनकी ऊंचाई की बात करें कि इनकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, यानी जो ऊंचाई मापी जाती है वो किससे मापी जाती है समुद्र तल से। तो यानी मैदानों की जो समुद्र तल से ऊंचाई होती है वो 150 से 300 मीटर। ठीक है, उसके बाद है उच्च भूमि की हो जाएगी 300 से 600 मीटर, और पर्वत की हो जाएगी 600 से 900 मीटर, और उच्च शिखर की होती है 900 मीटर से अधिक। ठीक है, तो यानी उच्चावच के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांट दिया आपने 4 भौतिक प्रदेशों में। कौन कौन से। मैदान, उच्च भूमि, पर्वत और उच्च शिखर। मैदान 62% भाग पर, उच्च भूमि 31%, पर्वत 6%, और उच्च शिखर क्या हो जाएंगे 1% भाग पर हो जाएंगे। उसके बाद में लेते हैं अपने 3 नंबर आधार वो हो जाएगा अपना अध्ययन की सुविधा के आधार पर। यानी अध्ययन की सुविधा के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। तो अध्ययन की सुविधा के आधार पर बात करते हैं अपने अध्ययन की सुविधा के आधार पर।
तो देखो अभी अध्ययन की सुविधा के आधार पर 3 प्रदेशों में बांटा गया है, मरु, मेरु और माल। ठीक है, यानी जो अध्ययन की सुविधा है उसके आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांट दिया आपने? 3 भौतिक प्रदेशों में। कौन कौन से? मरु, मेरु और माल। मरु यानी मरुस्थल, मरु का अर्थ होता है मरुस्थल, मेरु का अर्थ होता है पर्वत और माल का अर्थ होता है पठार। ठीक है ना, तो यानी अध्ययन की सुविधा के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में? 3। कौन कौन से? मरु, मेरु और माल। मरु मरुस्थल, मेरु पर्वत, माल और पठार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो अपना मूल आधार है, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके क्या एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धरातल व जलवायु के आधार पर। तो अपने राजस्थान का भौतिक विभाजन करेंगे धरातल व जलवायु के आधार पर। धरातल व जलवायु के आधार पर। तो देखो अभी धरातल व जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, तो उसका एक चार्ट बना लेते हैं अपने। ठीक है, जैसे इधर हो जाएगा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, 2 नंबर हो जाएगा अपने अरावली, 3 नंबर हो जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, और 4 नंबर हो जाएगा हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। ठीक है, तो यानी दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार। यानी धरातल व जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है अपने? 4, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार। थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखो भी अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि एक तो आता है इसमें क्षेत्रफल और एक आती है इसमें जनसंख्या। ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें कितनी जनसंख्या आती है। ठीक है, उसके बाद में अरावली में कितनी जनसंख्या आती है। ठीक है, उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश में कितनी जनसंख्या आती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे अपने। तो देखो भी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का जो क्षेत्र है वो हो जाएगा 61% और जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर 40%। ठीक है, अरावली की बात करें तो अरावली में जो क्षेत्र है वो पड़ता है 9% और जनसंख्या निवास करती है 10%। पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो क्षेत्रफल है वो तो हो जाएगा अपने 23% और जनसंख्या हो जाएगी 39%। हाड़ौती के पठार की बात करें तो हाड़ौती के पठार में जनसंख्या तो क्षेत्रफल हो जाएगा अपने 7% और जनसंख्या हो जाएगी 11%। ठीक है, तो यानी ये हो जाएंगे इनके क्षेत्रफल और जनसंख्या। अब देखो भी इनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आपसे पूछ ले कि कौन से प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है या कौन से प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, यानी कौन से प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, क्योंकि क्षेत्रफल तो कितना है 61% है लेकिन जनसंख्या कितनी है 40% ही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से प्रदेश में पाया जाता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में, क्योंकि जनसंख्या कितनी है 39% लेकिन क्षेत्रफल कितना है 23%। यहाँ पर क्या है क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा इनका क्षेत्रफल और जनसंख्या। उसके बाद में देखो भी इसका उपविभाजन पढ़ते हैं। जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है उसका उपविभाजन भी पढ़ लेते हैं, उपविभाजन के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो भी पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो देखो भी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटते हैं अपने। ठीक है, एक तो हो जाएगा शुष्क प्रदेश और एक हो जाएगा अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। यानी जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है इसको कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में, एक तो शुष्क प्रदेश और दूसरा हो जाएगा अर्ध शुष्क प्रदेश। अब बात करें अपने अर्ध शुष्क प्रदेश और शुष्क प्रदेश की, तो शुष्क प्रदेश है इसको भी अपने क्या आगे 3 भागों में डिवाइड कर 2 भागों में और बांट देते हैं। एक तो हो जाएगा अपने बालू का
मुक्त प्रदेश और एक हो जाएगा बालूका युक्त प्रदेश। ठीक है, यानी जो शुष्क प्रदेश है उसको कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। कौन कौन से? बालूका मुक्त प्रदेश और बालूका युक्त प्रदेश। अब जो बालूका युक्त प्रदेश है इसको भी कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। कौन कौन से? इरग, रेग और हमादा। ठीक है, तो यानी जो बालूका युक्त प्रदेश है उसको कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में, इरग, रेग और हमादा। हमादा कैसा होता है? पथरीला मरुस्थल। पथरीला मरुस्थल। जो इरग है वो कैसा हो जाएगा? रेतीला मरुस्थल। और रेग हो जाएगा मिश्रित मरुस्थल। मिश्रित मरुस्थल, यानी ये 3 भी अलग अलग परिभाषा। इर्ग बोलते हैं रेतीले मरुस्थल को, रेग बोलते हैं मिश्रित मरुस्थल को, मादा बोलते हैं अपने पथरीले मरुस्थल को। उसके बाद में बात करें अर्ध शुष्क प्रदेश को, यानी जो शुष्क प्रदेश है इसको तो बोलते हैं अपने थली, और अर्ध शुष्क है इसको बोलते हैं अपने मारवाड़ प्रदेश। ठीक है, तो इसको भी कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। घग्गर का बेसिन, घग्गर का बेसिन यानी हनुमानगढ़ गंगानगर वाला क्षेत्र। उसके बाद में शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश यानी चूरू झुंझुनू सीकर वाला प्रदेश। नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि यानी नागौर अजमेर पाली वाला क्षेत्र। उसके बाद में लूणी बेसिन, लूणी बेसिन या इसका दूसरा नाम आता है गोडवार प्रदेश, गोडवार प्रदेश। ठीक है, तो यानी अर्ध शुष्क प्रदेश है उसको भी कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। कौन कौन से? घग्गर का बेसिन, 2 नंबर शेखावाटी प्रदेश, 3 नंबर नागौरी उच्च भूमि और 4 नंबर लूणी बेसिन या गोडवार प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में बात करें अपने दूसरा भौतिक प्रदेश है, मूल प्रदेश, वो अरावली। अरावली को कितने भागों में बांटा है? तो देखो भी अरावली को दिशा के आधार पर 3 भागों में बांट दिया। 3 भाग कौन कौन से हो जाएंगे अपने, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे 1 नंबर हो जाएगा उत्तरी अरावली, 2 नंबर हो जाएगा मध्य अरावली और 3 नंबर हो जाएगा दक्षिणी अरावली। यानी दिशा के आधार पर उत्तर दिशा में पाई जाती है वो उत्तरी अरावली, दक्षिण दिशा में पाई जाती है वो दक्षिणी अरावली और मध्य दिशा में पाई जाती है वो मध्य अरावली। ठीक है, उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? 1 नंबर चंबल बेसिन, 2 नंबर बनास बेसिन, 3 नंबर माही बेसिन और 4 नंबर हो जाएगा अपना बाणगंगा बेसिन। यानी पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है उसको नदियों के आधार पर बांटा और नदियों के आधार पर कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। 4 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन और बाणगंगा बेसिन। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपने हाड़ौती के पठार के, यानी हाड़ौती का पठार है उसको भी कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। कौन कौन से? 1 नंबर विंध्यन कगार प्रदेश, विंध्यन कगार प्रदेश। ठीक है, और 2 नंबर हो जाएगा दक्कन लावा का पठार, दक्कन लावा का पठार। ठीक है, तो यानी हाड़ौती के पठार को कितने भागों में बांट दिया अपने? 2 भागों में, विंध्यन कगार का प्रदेश और दक्कन लावा का पठार। यानी विंध्यन कगार प्रदेश उसमें तो कौन से जिले आ जाएंगे? सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली जिले आ जाएंगे और दक्कन लावा में कौन से आ जाएंगे? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले आ जाएंगे। तो यानी ये है भी धरातल व जलवायु के आधार पर राजस्थान का मूल भौतिक विभाजन। यानी धरातल व जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4 भौतिक प्रदेशों में। कौन कौन से? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा हो जाएगा हाड़ौती का पठार।
पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में डिवाइड करते हैं, शुष्क प्रदेश थड़ी बोलते हैं, अर्ध शुष्क प्रदेश जिसे मारवाड़ बोलते हैं। ठीक है, शुष्क को दो भागों में बालुका मुक्त और बालुका युक्त। युक्त को कितने में? तीन भागों में, इर्ग, रेग और हमादा। इर्ग यानी रेतीला मरुस्थल, रेग मिश्रित और हमादा पथरीला मरुस्थल। अर्धशुष्क को कितने भागों में? चार। अर्धशुष्क को क्या बोलते हैं? मारवाड़। चार भाग कौन कौन से? घग्गर बेसिन, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन या गोडवार प्रदेश। अरावली को कितने भागों में बांट दिया? तीन, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली। पूर्वी मैदानी प्रदेश को चार भागों, कौन कौन से? चंबल, बनास, माही और बाणगंगा बेसिन। हाड़ौती के पठार को दो भागों में, विंध्यन कगार का प्रदेश और दक्कन लावा का पठार। ठीक है, तो ये था भी अपने धरातल व जलवायु के आधार पर राजस्थान का भौतिक विभाजन। थोड़ा सा मैप में और बना लेते हैं भी, इसको मैप में दर्शा लेते हैं इसको। ठीक है, देखो भी मैप में देखते हैं जलवायु और मृदा के आधार पर। देखो यहां से एक रेखा गुजरती है और उस रेखा का नाम है 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा। ठीक है, यानी ये है अपने अरावली, और अरावली के इस साइड में पड़ता है अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को अपने कितने भागों में बांटा था? दो भागों में। ये लो, दो भागों में इसको बांट दिया। ये तो हो जाएगा शुष्क प्रदेश और ये हो जाएगा अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है, यानी अरावली के पश्चिम में क्या पड़ता है अपने? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का पश्चिमी भाग वो तो क्या कहलाता है? शुष्क प्रदेश कहलाता है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का पूर्वी भाग वो क्या कहलाता है? अर्ध शुष्क प्रदेश कहलाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को शेष राजस्थान से अलग करने वाली जो रेखा वो कौन सी हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा। यानी 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा वो क्या है? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को शेष राजस्थान से क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, अब जो शुष्क प्रदेश है इसको क्या बोलते हैं अपने? थली बोलते हैं, और अर्ध शुष्क को क्या बोलते हैं अपने? मारवाड़ बोलते हैं। शुष्क प्रदेश है उसको दो भागों में पढ़ा था अपने, कौन कौन से? शुष्क प्रदेश बालुका युक्त प्रदेश और बालुका मुक्त। यानी जो अपने बाड़मेर और जैसलमेर का एरिया जो क्या है, थोड़ा बहुत क्षेत्र वो बालुका से मुक्त प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद में अर्ध शुष्क प्रदेश को अपने क्या चार भागों में डिवाइड किया था। ये हो जाएगा घग्गर का बेसिन, घग्गर बेसिन। ये हो जाएगा अपना शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। ये हो जाएगी नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और ये हो जाएगा लूणी बेसिन, लूणी बेसिन, या इसको बोलते हैं अपने गोडवार प्रदेश, गोडवार प्रदेश। ठीक है, ये अपने क्या अर्ध शुष्क प्रदेश को कितने भागों में बांट दिया? चार भागों में। घग्गर का बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, लूणी बेसिन या गोडवार प्रदेश। अब देखो भी, यानी 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा तो क्या करती है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को क्या शेष राजस्थान से अलग करती है। लेकिन 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा क्या करती है? इस पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटती है। ठीक है ना, याद ध्यान में रखना ये। यानी 50 सेंटीमीटर तो राजस्थान से इसको क्या करती है? अलग करती है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को। लेकिन पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटने वाली जो वार्षिक वर्षा रेखा वो कौन सी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपने दूसरा भौतिक प्रदेश हो जाएगा अपना अरावली। ठीक है, अरावली को भी क्या है? तीन भौतिक प्रदेशों में बांटा था। यानी दक्षिण वाला दक्षिणी अरावली प्रदेश, मध्य वाला मध्यम अरावली प्रदेश और उत्तर वाला उत्तर अरावली प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करें तीसरे प्रदेश की, पूर्वी मैदानी प्रदेश की। ठीक है, तो देखो भी पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसको भी क्या नदियों के आधार पर चार भागों में बांटा था। यानी यहां पर नदी कौन सी बहती है? माही नदी, तो ये हो जाएगा माही बेसिन। बनास नदी, बनास बेसिन। चंबल नदी, चंबल बेसिन। और यहां पर हो जाएगी बाणगंगा नदी, तो बाणगंगा
बेसिन। ठीक है, तो यानी जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसको भी कितने भागों में बांट दिया अपने, 4 भागों में, माही बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन और बाणगंगा बेसिन। तो ये हो जाएगा अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, और ये हो जाएगी अपने अरावली। ठीक है, अब बच गया अपने हाड़ौती का पठार। ये कौन सा प्रदेश है अपना, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। जो हाड़ौती का पठार है इसको भी 2 भागों में बांटा था। ये ऊपर वाला हो जाएगा विंध्यन कगार का प्रदेश, विंध्यन कगार प्रदेश। कौन से जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और ये हो जाएगा अपने दक्कन लावा का पठार, दक्कन लावा का पठार। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा अपने राजस्थान का भौतिक विभाजन किस आधार पर, जलवायु और मृदा के आधार पर या धरातल के आधार पर। यानी जलवायु और धरातल के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांट दिया आपने, 4 भौतिक प्रदेशों में। कौन कौन से, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, और उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार। तो दोस्तों ये तो था अपने राजस्थान का भौतिक विभाजन। और अपने जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें चर्चा करेंगे अपने एक एक प्रदेश के बारे में, यानी कौन से प्रदेश में कितनी जनसंख्या है, कितना क्षेत्रफल है और कौन से प्रदेश की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो उन विशेषताओं के बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।